चलिए अब हम पढ़ेंगे परिवहन एवं संचार। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चूँकि 17 मार्क्स की यूनिट है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं और थर्ड यूनिट का ही पार्ट चल रहा है, तो थर्ड यूनिट का ये चैप्टर है परिवहन एवं संचार। चलिए, तो परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सुविधा को कहते हैं। क्वेश्चन आएगा परिवहन किसे कहते हैं, तो आपका आंसर है कि व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली जो सुविधा है, चाहे वो बस हो चाहे ट्रेन हो, ये सब परिवहन कहलाते हैं। ठीक है, अनेक स्थान को मिलाने वाले मार्गों की जो श्रेणियों द्वारा जोड़ा जाता है, वो जो प्रारूप तैयार होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। यानी कई जगह से सड़कें एक दूसरे को काटती हैं, बड़े बड़े शहरों में जनरली होता है, तो परिवहन जाल होता है और इसमें रेलवे ट्रैक भी साथ में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब है परिवहन की विधा। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि परिवहन की विधाओं के नाम लिखिए, तो स्थल, जल, वायु एवं पाइपलाइन। पहले जनरली 3 विधाएं पढ़ा करते थे, लेकिन अब पाइपलाइन भी इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कम दूरी एवं एक घर से दूसरे घर की सेवा प्रदान करने के लिए सड़क परिवहन सस्ता एवं तीव्रगामी परिवहन है। जैसे हमें अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है, एक ही आसपास ही जाना है, तो हम बाइक से इजीली चले जाएंगे, ना कि हमें ट्रेन या हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की आवश्यकता होगी। ठीक है, किसी देश के भीतर स्थूल पदार्थों के विशाल परिमाण को लंबी दूरियों तक परिवहन करने के लिए रेल सर्वाधिक अनुकूल होता है। यहाँ पर तो हमने बात की कि सड़क परिवहन है जो कम दूरी के लिए अच्छा है, लेकिन लंबी दूरी के लिए है रेल परिवहन सबसे अच्छा माना जाता है। उच्च मूल्य वाली वस्तुएं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, उनके लिए वायु परिवहन सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि नीदरलैंड में ट्यूलिप नाम का फूल होता है, जो सुबह जल्दी ही तोड़ लिया जाता है और सुबह सुबह वायु परिवहन द्वारा विश्व के कई देशों में भेज दिया जाता है। ठीक, अब आ जाता है सड़क परिवहन का महत्व। ये क्वेश्चन आएगा कि सड़क परिवहन का महत्व लिखिए या सड़क परिवहन की समस्याएं बताइए। ठीक, तो सड़क परिवहन जो है वो छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अच्छा होता है। आर्थिक दृष्टि से भी ये लाभदायक होता है, इसमें कम पूंजी लगती है। सड़कों द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा घर से घर और वस्तुओं को पहुंचाया जाता है। आजकल हम देख रहे हैं ऑनलाइन जो शॉपिंग चल रही है, उसमें तो सामान को घर तक ही पहुंचाया जाता है, तो उसके लिए सड़क परिवहन जो है वो सबसे बेस्ट होता है। सड़क परिवहन में कुछ समस्याएं भी हैं, ये भी 2 नंबर में पूछ लिया जा सकता है, तो ध्यान रखिए। कच्ची सड़क यद्यपि निर्माण की दृष्टि से सरल है, परंतु वर्षा ऋतु में यह बहुत दिक्कत देती है। यहाँ पे गाड़ियाँ चलाना बहुत मुश्किल रहता है, खासतौर से 2 व्हीलर चलाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ की पक्की सड़कें भी अत्यधिक भारी वर्षा और बाढ़ के कारण टूट जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में रेलवे मार्गों के साथ ऊंचा भराव और रेल परिवहन सेवाओं का रखरखाव एक प्रभावी समाधान होता है। ठीक है, जब सड़कें टूट जाती है तो उस स्थिति में या बाढ़ की स्थिति में सामान को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में रेल परिवहन सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सड़क परिवहन के लाभ। सड़क परिवहन के लाभ लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें छोटी दूरियों के लिए रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन आर्थिक दृष्टि से अच्छा होता है। दूसरा है, इसमें वस्तुओं को घर घर पहुंचाया जाता है। सड़कें किसी भी व्यापार वाणिज्य करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में रेल परिवहन ईजी नहीं है और हमें पर्यटन उद्योग फैलाना है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होती हैं। सड़कों के निर्माण और रखरखाव में भी कम खर्च आता है। कच्ची सड़क निर्माण की दृष्टि से सरल होती है, परंतु वर्षा ऋतु में यह वाहन नहीं चलाए जा सकते। ठीक है, अब आ जाता है अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च है। अभी आपने देखा होगा कि निम्नलिखित में से किन महाद्वीप में महामार्गों का घनत्व उच्च है। एक ये था या ये रेल मार्गों का घनत्व उच्च, ये 2 क्वेश्चन थे। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है महामार्ग यानी कि जो सड़क के मार्ग होते हैं उन्हीं को महामार्ग या हाईवेज कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक स्थान पर महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी स्थित है, मतलब एक महामार्ग से दूसरा महामार्ग 20 किलोमीटर से एक दूसरे को जोड़ते हैं। ठीक,
ट्रांस कैनेडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित है और ब्रिटिश कोलंबिया मार्ग पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के स्थान को पूर्वी तट पर स्थित न्यू प्रांत के सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। अब है निर्माणाधीन पान अमेरिका महामार्ग, ठीक है। अब इस पे भी क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, तो आ सकता है कि पान अमेरिका महामार्ग जो है वो दोनों महाद्वीपों को जोड़ने के लिए निर्मित किया जा रहा है। इसमें हम डायग्राम से यानी कि मैप से समझ लेंगे कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है उत्तरी अमेरिका से और दक्षिणी अमेरिका में ये जाके ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इसका पान अमेरिका महामार्ग रखा है नाम, ठीक है। उसके बाद है भारत में राष्ट्रीय मार्ग संख्या 7 है जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है और यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय महामार्ग है। ध्यान रखिए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है, संख्या क्रमांक 7 या NH7, ठीक है। NH7 आपको जनरली याद रहेगा क्योंकि जगह जगह पर NH ही लिखा रहता है, ठीक है। निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा प्रमुख महानगरों नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता तथा हैदराबाद को जोड़ने की योजना की गई है, ठीक है। अब है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सीमावर्ती सड़कें किसे कहते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आसपास जैसे बांग्लादेश और भारत की, ठीक है, चीन और भारत की मैकमोहन, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान की, तो इस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हैं उन्हीं को सीमावर्ती सड़कें कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। यह सड़क प्रायः सभी देशों में गांव एवं सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हम कई मूवीज़ में देखते हैं कि जो बॉर्डर्स पे सामान है वो ट्रकों से पहुंचता है, बहुत मुश्किल से पहुंचता है। तो ये ही सड़कें जो है सीमावर्ती सड़कें ही इम्पॉर्टेंट होती हैं वहाँ पर। उसके बाद है परिवहन किससे कहते हैं। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ये आप देख लेना अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना कि इसी में से क्वेश्चन आएगा। ये हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। परिवहन की विधाएं जो 4 होती हैं, परिवहन किससे कहते हैं, ये भी पढ़ा है। विश्व के कुल मोटर वाहन चलने योग्य सड़कों की लंबाई भी पढ़ी है। पान महामार्ग किन महाद्वीपों को में निर्माणाधीन है, तो हमने अभी पढ़ा है कि उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका में निर्माणाधीन है, ठीक है। अब आते हैं रेल मार्ग। रेल मार्ग जो है लंबी दूरी तक स्थूल है, ये स्कूल गलत हो गया, स्थूल वस्तुओं और यात्रियों के स्थल परिवहन की विधा है। लंबी दूरी है, जैसे हमें भी कहीं घूमने जाना रहता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो हम जनरली रेलवे ट्रैक का ही यूज़ करते हैं। सामान्यतः बड़ी लाइन की चौड़ाई 1.5 होती है मीटर, तो ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत आते हैं, ठीक है। तो बड़ी लाइन जो है 1.5 मीटर की होती है। मानक रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.44 मीटर होती है तथा छोटी लाइन की चौड़ाई जो है वो 1 मीटर होती है। तो तीनों लाइन अच्छे से याद रखें। मानक लाइन का उपयोग ब्रिटेन में किया जाता है। देखिए मानक लाइन जो हमने सेकंड पढ़ी है 1.44, इसका उपयोग जो है वो ब्रिटेन में होता है, ठीक। अब है दैनिक आवागमन की रेल ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान में अत्यधिक लोकप्रिय, यानी कि मेट्रो ट्रेन्स या लोकल ट्रेन जो हैं वो इन 4 देशों में ज़्यादा यूजफुल हैं। अब विश्व के लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबी रेल यातायात मार्ग फैला हुआ है। यूरोप विश्व का सघनतम रेल तंत्र वाला क्षेत्र है। यहाँ रेल मार्ग 4,40,000 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैले हैं। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक है, ठीक है। यूराल के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल से युक्त रूस में रेल मार्गों के द्वारा देश की कुल परिवहन का 90% भाग प्रतिबंधित है। यानी कि यूराल जो है वो एशियन रूस और यूरोपियन रूस में रूस जो है वो 2 महाद्वीपों में फैला है, एक है यूरोपियन रूस और दूसरा है एशियन रूस। तो जो यूरोप में है वो वाला रूस जो है वो 90% रेलवे परिवहन से ही प्रतिबंधित है। मास्को रेलवे का महत्वपूर्ण मुख्यालय है और मास्को में भूमिगत यानी मेट्रो रेल भी बहुत अधिक होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं सर्वाधिक सघन रेल तंत्र पूर्वी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहाँ की वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, ये जो बड़े बड़े शिकागो,
ठीक शहर है वहीं पर फैला हुआ है, ठीक है। तथा संलग्न कनाडा के उद्योग नगरीय प्रदेश में भी पाया जाता है। कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक सेक्टर में होता है, मतलब रेल मार्ग को कनाडा में सरकारी व्यवस्था देखती है, ठीक। अब दक्षिणी अमेरिका में रेल मार्ग को दो प्रदेशों में, एक तो ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्रों में फैला हुआ है और दक्षिणी अमेरिका के कुल रेल मार्गों 40% भाग पाया जाता है। बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला ये छोटे छोटे देश हैं जहाँ रेलवे लाइन फैली हुई है। एशिया में जापान, चीन और भारत में सघन रेल फैला हुआ है। ये हम महाद्वीप वाइज पढ़ रहे हैं क्योंकि विश्व में सारे महाद्वीपों के रेल मार्गों की चर्चा की गई है। दूसरा विशालतम महाद्वीप होने के बावजूद अफ्रीका केवल 40,000 किलोमीटर लंबी रेलवे मार्ग है, क्योंकि अफ्रीका पिछड़ा हुआ है और यहाँ पर जनरली वहीं पर रेलवे मार्ग है जहाँ पर हीरे के साकेंद्रण हैं, ठीक है। आगे देख लें, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किससे कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो पूरे महाद्वीप से गुजरने वाले रेल मार्गों को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं, या ये कहेंगे कि पूरे महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने वाले रेल मार्ग को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार साइबेरियन रेल मार्ग। ये क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर। 4 नंबर या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 2 में मुश्किल है। यह रूस का प्रमुख रेल मार्ग है। यह पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट तक स्थित है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ये है पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग और यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये व्लादिवोस्टोक तक आता है, ठीक। उसके बाद यह एशिया का सबसे लंबा, सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। उसकी लंबाई 9,322 किलोमीटर है और ये आप देख लेना अच्छे से क्योंकि ये मैप में बनाने के लिए आ सकता है। मैप में तो पूछेंगे, लगभग सारे के सारे 5 पॉइंट जो है वर्ल्ड के मैप के इसी यूनिट से कवर होते हैं, ठीक। अब है पार कैनेडियन रेल मार्ग। यह कनाडा का प्रमुख रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 7,050 किलोमीटर है। यह हैलिफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कैलगरी से होता हुआ पश्चिम प्रशांत महातट पर वैंकूवर में पहुंचता है, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ, ठीक है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है हैलिफैक्स से, ठीक है, अटलांटिक महासागर से, और ये वैंकूवर प्रशांत महासागर तक जाता है, ठीक है। और विशेषताएं देख लेते हैं। इसका निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत किया गया था जिसमें ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने का उद्देश्य था, ठीक है। बाद में क्यूबेक, मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश का प्रेरीज प्रदेश के गेहूं, मेखला, उत्तर में शंकुधारी वन से जोड़ने के कारण इस रेल मार्ग का महत्व और बढ़ गया, क्योंकि हम पता है कि प्रेरीज क्षेत्र जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ यह लाइन कनाडा की आर्थिक ध्वनि कहलाती है। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कनाडा की आर्थिक ध्वनि क्या कहलाती है, तो हमें आंसर देना है ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग या पार कैनेडियन रेल मार्ग। अब अगला है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये ऑस्ट्रेलिया में है और यह लाइन जो है पश्चिम में पर्थ से आरंभ होकर कालगुरली, ये वहाँ की खदानें हैं, ठीक है, ब्रोकन हिल आदि से पोर्ट अवस्था से होकर पूर्व में स्थित सिडनी को मिलाता है, ठीक। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, इसमें नहीं दिया है ना, ये है, ठीक, ये पर्थ है और यहाँ पर ये सिडनी है, इनको एक दूसरे को मिलाता है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ठीक। अब अगले रेल मार्ग की बात करना है जो कि अभी प्रस्तावित है, तैयार नहीं हुआ है। इसका प्लान किया जा रहा है कि ये पेरिस यानी कि यूरोप से शुरू होगा और यहाँ इस्तांबुल तक आएगा, ठीक है। इस्तांबुल जो है वो अरेबियन कंट्रीज़ में है, तो ये पूरे 2-3 महाद्वीपों से होकर गुजरेगा, ठीक। आगे है स्वेज नहर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप में तो आनी है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, स्वेज नहर और पनामा नहर, ये 4 पॉइंट में से 2 तो आने ही पक्के हैं, ठीक है। अब स्वेज नहर का निर्माण 1869 में मिस्र के उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज के मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने हेतु
किया गया था। ठीक है, अब हम इसको मैप में एक बार देख लेते हैं। ये स्वेज नहर है, ठीक है, और ये लाल सागर है, और यहाँ पर पोर्ट सहित ये भूमध्य सागर है। इन दोनों को जोड़ने के लिए किया गया था। इसके कई सारे लाभ हैं, इसलिए इसका निर्माण किया गया। यह यूरोप को हिंद महासागर से जोड़ता है, यानी कि काफ़ी जो कई घंटों की पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूम के जो हमें जाना पड़ता था, वो सारी दूरी कम हो गई है स्वेज नहर के निर्माण से। इसमें 100 जलयान प्रतिदिन आवागमन करते हैं। इस नहर को पार करने के लिए 10 से 12 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को, पश्चिम में प्रशांत महासागर जोड़ती है। इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका, ये पनामा नहर की बात कर रहे हैं हम लोग, हेडिंग नहीं डाल पाई हूँ मैं, ये पनामा नहर है। ठीक है, ये पनामा जो है वो अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, ये पनामा है, ये पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, और ये अटलांटिक ओशन, ठीक, ये जोड़ रही है। ठीक है ना, ये पनामा कैनाल बनाई गई है। इस नहर का निर्माण संयुक्त अमेरिका सरकार द्वारा किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि पनामा निर्माण का निर्माण किस गवर्नमेंट ने किया है, तो यूएसए ने किया है। फिर यह नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक लंबी कटान से युक्त है। ठीक है, चलिए, तो ये आज का चैप्टर था। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।